हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम अर्थात एनुअल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आज हम देखते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आग लगा देगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संवेग क्या होता है? तो संवेग एक, इसका आंसर हो जाएगा संवेग एक भावनात्मक प्रक्रिया है। संवेग का अंग्रेजी में इमोशन इमोशन कहते हैं, जो अंग्रेजी लैटिन शब्द इमोवियर से बना है। इसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्तियों के उत्तेजित अवस्था का एक नया रूप है। अर्थात संवेग अर्थात कोई भी काम करने के लिए जो हम उत्तेजित होते हैं, उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा अवस्था में होता है तो कुछ अपनी आवाज़ निकलता है जिससे वह बोलना चाहता है। उस अपनी आवाज़ में मामा, दादा, काका इत्यादि बोलता है, उसे ही हम लोग उत्तेजित करता है। इसी को हम लोग संवेग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर को रोग से बचाने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वस्तुतः रोगों को फैलाने वाली कीटाणुओं का प्रतिकार करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधकता या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोग से बचाता है, रोग से लड़ने की उसमें क्षमता होती है, उसी को हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अर्थात वे हमें रोग से बचाने की कोशिश करता है और वह रोग को हमारे शरीर में होने से बचाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, पोशाक बनाते समय कौन कौन सी रेखाएं बनती है? अर्थात जब दर्जी लोग पोशाक बनाता है तो उस समय कौन कौन सी रेखा अर्थात पोशाक को बनाते समय कौन कौन सी रेखा बनाती है, अर्थात किस तरह से उसे काटती है? तो पोशाक बनाते समय विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनती है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 सीधी या खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तीसरा हो जाएगा तिरछी रेखा, चौथा पॉइंट हो जाएगा वक्र रेखा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा आकार की रेखाएं और छठा पॉइंट होगा खंडित रेखा। इस तरह से बनाकर वह पोशाक तैयार करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्रियात्मक विकास का अर्थ है शिशुओं में मांसपेशियों एवं हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने में सामर्थ्य। अर्थात क्रियात्मक का अर्थ ही होता है काम करने लायक, अर्थात जो काम करता है तो होता है काम करना ही, अर्थात काम के साथ विकास होता है, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। यह बच्चों में मांसपेशियां और हड्डियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वैकल्पिक देखरेख से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है वैकल्पिक देखरेख से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, माता पिता दोनों की उपस्थिति में बच्चे की मूल आवश्यकताओं को पूरी करना और उसकी रुचि देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। अर्थात वैकल्पिक होता है जो बच्चों को मूल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसी को हम लोग वैकल्पिक देख कहते हैं। अर्थात उसको देख रेख करना ही कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, डीपीटी तथा बीसीजी किसे कहते हैं? डीटीपी एक ट्रिपल वैक्सीन है। यह बच्चे एवं अन्य व्यक्तियों को निम्न
रोगों से सुरक्षा हेतु दिया जाता है। डी का अर्थ होता है डिफथीरिया, जैसे कि गला में घोटू। अब पी से होता है काली खांसी। टी से होता है टेटनस। उसी तरह BCG एक प्रकार का टीका है जो शिशु को 3 माह की आयु पर लगाया जाता है। यह टीका बच्चों को टीबी रोग से बचाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरक आहार क्या है। जैसे कि पहले भी हम इस वीडियो में पहले भी पिछले वाला वीडियो में बताए थे पूरक आहार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तन्यलोचन की प्रक्रिया के अनुसार माता के दूध या ऊपरी दूध के अतिरिक्त जो भी भोजन पदार्थ शिशु को पिलाया जाता है वह पूरक आहार कहलाता है, अर्थात आहार को पूरा करने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, रंगों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है, अर्थात रंग का क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो रंगों को निम्नलिखित विशेषताएं होती है, अर्थात रंग का क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप रंगों की 3 विशेषताएं हैं। पहला, रंगों कपड़ों पर रंग लगने से वे आकर्षित लगते हैं, अर्थात जब हम कपड़ों पर रंग लगाते हैं तो वो आकर्षित लगता है। जैसे कि कोई भी कलर का रंग आता है, उपयुक्त रंग का उपयोग होने से कपड़े आकर्षित दिखाई देते हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे, कोई भी कपड़ा को लेते हैं तो उसमें कलर पर लोग आकर्षित होते हैं, उसका कलर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, इत्यादि चीज़ देखते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है, कपड़ों पर रंग रंगने से उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, अर्थात उस कपड़ों को में आकर्षित बढ़ जाता है, लोग अच्छा कपड़ा उसको समझते हैं रंग के कारण। लेकिन पक्की रंग का प्रयोग कपड़ों को रंगने में करना चाहिए, अर्थात कोई भी कपड़ा लेते हैं तो उसमें कोई का कलर अच्छा रहता है, कोई का कलर खराब हो जाता है, कोई का इस तरह से हम लोग करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कपड़ों पर रंग रंगने से आकर्षक तो दिखाई देता ही है, साथ ही उसका जीवन काल भी बढ़ता है। कपड़े अधिक दिनों तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। कपड़ों में कुछ खराबी होने से रंग द्वारा वे छिप जाते हैं, अर्थात कोई भी कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा को हम लेते वक्त उसमें कलरों पर विशेष ध्यान देते हैं, अच्छा कलर देखते हैं, उसके कलर का साथ ही कोई ऐसा कलर देखते हैं जो कभी छूटे ना, और कलर के साथ हम कोई भी उसमें कोई कलर आ जाता है तो उसे हमें छिप जाते हैं। इस तरह से हम रंगों की विशेषताओं को बता सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहार आयोजन से समय, श्रम तथा धन की बचत कैसी होती है, अर्थात जो हम आहार योजन बनाते हैं उससे समय, श्रम और धन की बचत कैसी होती है। सही सिंपली बात है, अगर हम आहार योजना का प्रयोग करेंगे तो सभी चीज़ों की बचत होती है। जैसे इसका उत्तर हो जाएगा समय, ऊर्जा एवं ईंधन की बचत। पहले से समायोजित आहार से एक ही बार में खरीदारी व्यवस्थित रूप से हो सकती है तथा समय एवं ऊर्जा की बचत होगी, अर्थात हम जब भी खरीदारी करें तो एक लिस्ट बना लेंगे, उसकी के अनुसार अगर हम लिस्ट को करेंगे तो बार बार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना पड़ेगा, जिससे हमें समय और ऊर्जा की बचत होगी। इसके बाद है, खरीदारी एक ही बार बड़ी मात्रा में करने से धन भी कम खर्च होता है, अर्थात एक ही बार खरीद लेंगे सामान तो उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ का डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद है, भोजन बनाने के सही तरीके अपनाने से ईंधन की बचत करते हैं, अर्थात भोजन को बनाना है तो सही तरीके से बनाना चाहिए और उसका उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, अर्थात ईंधन को बचाना है तो प्रेशर कुकर का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। एक समय में एक से अधिक पदार्थ बनाने के लिए कुकर के कंटेनमेंटों का प्रयोग कीजिए, जिससे ईंधन की बचत हो सकती है जो अत्यधिक सीमित स्रोत है, अर्थात ईंधन एक अत्यधिक सीमित स्रोत है जो खत्म होने पर दोबारा नहीं मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 10 है, किशोरों के आहार में आयोडीन की क्या महत्व है, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं आयोडीन नमी के कारण हमें घेंघा रोग होती है,
इसलिए हमें नमक में आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। वही बताया गया है इसमें कि आयोडीन की कमी के कारण क्या क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। आयोडीन एक प्रकार का खनिज लवण है, सही बात है। एक क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण है जो हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी शरीर में 100 से 200 मिलीग्राम तक दैनिक आवश्यकता है। आहार में आयोडीन का होना थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। आहार में इसकी कमी होने पर इस कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर में आयोडीन की कमी ग्वालियर के रूप में न दिखने लगे। आयोडीन की विशेष आवश्यकता बढ़ती हुई किशोरों एवं किशोरियों अर्थात 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के लड़कियों एवं गर्भवती महिलाओं को अधिक होती है। गर्भवती स्त्रियों को इसकी मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि गर्भ के शिशु को मानसिक विकास या क्रेटिनिज्म जैसे रोगों से बचाया जा सके। अर्थात कह सकते हैं कि आयोडीन नमक बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भूख को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अर्थात जो बच्चा स्कूल जाता है उसको भूख को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो बच्चा स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है ऐसे बच्चों को स्कूली बच्चे कहा जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की भूख को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 हो जाएगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे बच्चों को भूख अधिक लगती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चे अधिकतर स्कूल 10 बजे से स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटकर घर आते हैं। लगभग 6 घंटे तक परिश्रम करते हैं जिससे उन्हें शरीर अधिक भूख लगती है। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं जिससे उनकी भूख बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्कूल जाने वाले बच्चों की पाचन शक्ति अधिक हो जाती है, इससे उन्हें अधिक भूख का अनुभव होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे बाजार का सामान भी खरीद कर खाते हैं जिनसे उनकी स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ता है। ऐसी हालत में उसकी भूख कम हो जाती है और वे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाचन शक्ति कम हो जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता। अर्थात किन परिस्थितियों में माँ का दूध बच्चों को नहीं पिलाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनसे बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित है, किस कारण हम बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाते हैं उसके बारे में बताना है। तो नंबर 1 में हो जाएगा जब माँ गर्भवती रहती है तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। नंबर 2 जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और जब वह रोगग्रस्त हो जाती है तो ऐसे हालत में भी बच्चों को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। नंबर 3 बच्चे के एक निश्चित आयु व्यतीत होने के बाद उसे माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए बल्कि तरल अनाज के पदार्थ को देना चाहिए। नंबर 4 जब बच्चा स्वयं किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही माँ का दूध दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नंबर 5 यदि माँ को किसी खराब पदार्थ के सेवन की आदत पड़ जाती है तो ऐसे हालत में माँ का दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। इसके बाद है जिस समय बच्चे को डीपीटी और बीसीजी का टीका लगाया जाता है उस समय बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। नंबर 7 जब बच्चा या
जब माँ या बच्चा ज्वर से पीड़ित रहता है तो दवाई दी जाती है, उस समय बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस तरह से करके हम बच्चे को परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है आहार में नवीनता कैसी लाई जा सकती है, अर्थात आहार में नवीनता कैसी लाई जा सकती है उसके बारे में वर्णन करना है। शारीरिक अवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन तथा विकास की अवस्थाओं में आहार की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, जैसे किशोरी, गर्भवती महिला, धात्री माता तथा नुगन्य अवस्था में परिवर्तन आहार भोजन की सामग्री में परिस्थितियों के अनुसार नयापन लाकर ही नवीनता लाई जा सकती है। आहार में नवीनता समय और परिस्थिति के अनुसार नयापन रखने में संतुलित भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। मौसम में परिवर्तन के अनुसार खाद्य पदार्थों में परिवर्तन लाने से आहार में नवीनता लाई जा सकती है। आहार में नवीनता लाने से मनुष्य का स्वास्थ्य इच्छा बना रहता है। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकता परिस्थिति मौसम के अनुकूल आहार की व्यवस्था होने से आहार में नवीनता लाई जा सकती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामाजिकता के कौन कौन से गुण हैं, अर्थात सामाजिकता का क्या क्या गुण है उसके बारे में बताना है। तो सामाजिकता विकास का अर्थ है जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढलने की बच्चे की क्षमता होती है। सामाजिक विकास से ही समाजीकरण आरंभ होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चा खाना, बोलना और पढ़ना, लिखना सभी चीज़ों समाज में ही सीखता है। इसका अर्थ है कि अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। व्यक्ति के सामाजिक वातावरण में जीवन यापन करने की स्थिति को ही सामाजिकता कहते हैं। सामाजिकता के विभिन्न गुण हो सकते हैं जो निम्न है। नंबर 1, सामाजिकता की स्थिति में लोगों का जीवन यापन और पालन पोषण अच्छी ढंग से होती है। नंबर 2, सामाजिक वातावरण में रहने से बच्चा और अन्य व्यक्तियों का शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक विकास होता है। नंबर 3, सामाजिकता की स्थिति रहने से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति सदा करते रहते हैं, इससे उनका जीवन नित्य क्रम से चलता रहता है। नंबर 4, सामाजिकता में लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे की स्थिति बनती है। लोगों के बीच सहयोग और समन्वय बना रहता है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।